एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। हम इंडेक्स क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच द प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। तो कंपैरिजन हमें बताना है कि कैसे कैसे वो अलग है, प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है सेल वॉल। प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, शेप ऑफ द सेल, शेप कैसा होता है सेल का, रेक्टेंगुलर होता है, यार आप बोल सकते हो स्क्वायर शेप भी होता है। और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ तो राउंड और इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सारी लर्न कर लो। ठीक है, और आपको ये जो प्रेजेंट एब्सेंट शेप कैसी होती है ये तो आपको ऑलरेडी लर्न हो गया होगा माइंड में। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस पहली बात तो प्रेजेंट होता है दोनों में ही, और ये लाई ऑन द वन साइड ऑफ द सेल, एक साइड पर सेल के वहाँ पे होता है प्रेजेंट। ठीक है, और एनिमल की मैं बात करूँ तो उनका क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स, आपको पता है लाइसोसोम्स क्या होते हैं, रियली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, मतलब जितना भी वेस्ट वगैरह होता है, आई होप आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टाइड्स, ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है वैक्यूल्स का, सिंगल और फ्यू लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटरली लोकेटेड होते हैं किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस या फिर स्मॉल स्मॉल बोल सकते हो आप। ठीक है, एनिमल्स में होते हैं, एनिमल सेल में। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस का, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और डिफरेंस आ गया है, प्रोकैरियोटिक सेल आर डिफरेंट फ्रॉम द एनकैरियोटिक सेल। तो दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है दोनों ही सेल में। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो हम पॉइंट्स से बात करेंगे। एक आपने इंडेक्स क्वेश्चन भी पढ़ा था, उसमें भी इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन था। चाहे तो आप वो पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, चाहे आप ये वाले भी पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स इसमें भी बिल्कुल सेम है जो हमें इंडेक्स में दे रखे हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। मोस्ट प्रियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर और मोस्ट एनियोटिक सेल्स आर मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होता है कि जो खाली एक सेल से बना हुआ होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खाली एक सेल से बना होता है, और मल्टी में तो आपको पता ही चल गया जो मल्टीपल सेल से बना होता है। ठीक है, अब साइज आपको बताना है, तो इसमें होता है स्मॉल और इसमें होता है लार्ज। ठीक है, 0.5 से लेकर 5 तक UN और इसमें 50 to 100 UN। ठीक है, पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आई होप आपको मेरी वॉइस जो है वो क्लियर हो रही होगी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। ठीक है, तो इग्नोर करके मेरी वॉइस को हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन इज poorly defined due to the absence of the nuclear membrane or the cell lack true nucleus। अब न्यूक्लियर रीजन की बात की गई है, यही सेम पॉइंट जो है वो इंडेक्स में भी आपको गिवन है। इसमें वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें एब्सेंस होता है, और ट्रू न्यूक्लियस जो होता है बॉन्ड होता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है, इंडेक्स में भी हमें गिवन है। थर्ड देखते हैं, इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम्स और इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है और इसमें इनक्रियोटिक में प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं 6, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, प्लास्टाइड्स, मोटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, मोटोक्लॉडिया, प्लास्टाइड्स, इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एनक्रियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऑकर्स ओनली बाय मोटोसिस।
अब मोटोसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक आ जाता है आपका मोटोसिस और एक आ जाता है आपका माइसोसिस। मोटोसिस में क्या होता है, ये एक सेल डिवीजन का एक टाइप होता है जिसके अंदर ग्रोथ या फिर रिपेयर होती है एक बॉडी की। और मोसोसिस में क्या होता है, मोसोसिस में ये होता है कि ये भी एक सेल डिवीजन होता है जिसका रिजल्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेमाइट्स, इनका फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों को आपको क्लियर हो गया। इसके अंदर दोनों होते हैं एनक्रियोटिक में, और इसमें खाली मोटोसिस होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, मिलता है उसके अंदर। और इनक्रियोटिक सेल्स में फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स में भी होता है। ठीक है। आई होप आपको 8 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप कोई भी 6 मेन पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो। चाहे अगर आपको सारे ही लर्न हो रहे हैं तो सारे ही लिख लो। अगर 6 मार्क्स में से क्वेश्चन आता है तो आपको 6 पॉइंट्स अच्छे से पता ही होने चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स रेप्टाइल्स और ब्रेक डाउन। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले मैंने आंसर में ना यही लिख रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब परमिशन वाला होता है कि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही वो क्या करेगा, अलाउ करेगा, एंट्री करेगा उनकी, या फिर कुछ आइटम्स का एग्जिट करेगा मटेरियल का। ठीक है। तो यही होता है, ये मेन डेफिनेशन है इसकी। ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। मेन आंसर यहाँ से शुरू होता है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ruptures or break down, then the cell will not be able to exchange material from its surrounding by the diffusion and omission. They will seriously disrupt the various metabolism activity of the cell and will result in its imminent death. तो क्या होगा, एंट्री और एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का, एंट्री एग्जिट, वो सब क्या होगा, वो चीज़ बंद हो जाएगी। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होने लग जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये आपको अच्छे से आंसर को पढ़ लेना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होता है, फिर उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। ये आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं फोर्थ, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। क्या लाइफ होगी गोल्गी अपरेटस के बिना एक सेल की, ये आपको इसमें बताना है। अब तक इसमें एक्सरसाइज में हमें कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, गोल्गी अपरेटस ना हो सेल के अंदर तो क्या होगा। हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस क्या होता है, तो हमें उसके रिजल्ट का भी पता होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। गोल्गी अपरेटस हैज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो मैंने एक लाइन में क्या दे रखा है आपको, छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद आपका आंसर शुरू होता है, इफ देयर इज नो गोल्गी अपरेटस एंड द पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विल नॉट हैपन। तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो सेल के अंदर वो चीज़ें हो ही नहीं पाएगी अगर गोल्गी अपरेटस ना हो तो। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि ये आखिर होता क्या है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर वो हो ही ना तो लाइफ क्या होगी सेल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। 5। तो ये भी हमने पढ़ा था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, दैट इज मिटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर ऑफ द सेल। सबसे आपको वही नाम बता देना सबसे ऊपर, फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो वाई क्यों कहा जाता है। इट इज़ बिकॉज इट्स रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमारे लाइफ के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रिक्वायर्ड होती है। मिटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी, किस फॉर्म में रिलीज करता है, ATP, दैट इज एंडोनोसिस ट्रीफॉस्फेट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इसकी फॉर्म में क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि एसेंशियल होता है किसके लिए, एक केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारी लाइफ की। ठीक है। ATP की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है। आप अच्छे से अगर ब्रैकेट बना के इसकी फुल फॉर्म भी लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है। रेफर्स टू एज अ एनर्जी करेंसी
ऑफ द सेल। तो इसका दो नाम हो गया, एक तो पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया और एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन में घुमा के पूछा गया है, वेयर डू द लिपिड्स एंड द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो कौन से किस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं। सबसे पहले ये पूरा चीज़ जो होता है वो किससे, लिपिड्स जो होते हैं वो स्मूथ ईआर में होता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और प्रोटीन्स कौन सिंथेसाइज करता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब स्मूथ की मैं बात करती हूँ तो स्मूथ होता है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स की एब्सेंस नहीं होती है, और रफ के अंदर प्रेजेंस होती है किसकी, राइबोसोम्स की, इसीलिए वो क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। रफ में क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और लिपिड जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। बहुत ही छोटा आंसर था इसका। आगे देखते हैं 7th। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अब कैसे कैसे अमीबा जो है अपने फूड को ऑब्टेन करता है, ये इसमें बताना है। सबसे पहले हम ये जो मैंने डायग्राम से बना रखा है उसे देख लेते हैं। अमीबा ये दे रखा है, बीच में न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल जो है अभी उसके बाहर है। अब उसके अंदर कैसे कैसे जाता है वो फॉल्स फीट निकालता है, थोड़ा थोड़ा अंदर लेना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर वो पूरी तरह जब अंदर हो जाता है तो उसका न्यूट्रिशन हो जाता है, तो फ्रूट वैक्यूल्स उसके निकल जाते हैं। ऐसे चल रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, तो जब पूरे अंदर चला जाएगा अच्छे से, अमीबा के अंदर फूड वो चला जाएगा, तो हम कहेंगे न्यूट्रिशन इन द अमीबा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। क्लियर हो गया। आंसर पढ़ लेते हैं, आपको कैसे लिखना है, डायग्राम जरूर बना के आना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस आपको पता है फूड की हम बात कर रहे हैं, एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, वो अपना फूड को ऑब्टेन करता है एज इट सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इनफ। अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है इतना कि फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, एनग्लफ्ट करेगा। एनग्लफ्ट का क्या मतलब होता है कि वो अंदर निकलेगा। फॉर्म अ फूड वॉक्यूर ग्राइंडिंग इट विच इज असिस्टेड बाय द फिसोफोडिया। ठीक है, अमीबा सीक्रेटली डाइजेस्ट एंजाइम्स टू ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ द एनग्लफ्ट पार्टिकल्स वंस द फूड इज ट्रैप्ड। तो वो करेगा, फूड ट्रैप हो गया, फॉल्स फीड उसने निकाल लिए, फिर वो क्या होगा, अंदर ले लेगा उस फूड को। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिख के आओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8th, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाते हैं। ठीक है, किससे जाते हैं, सेमी पेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन से, तो उसको आप कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से जाकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। ठीक है, मूवमेंट होना उसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है, देखते हैं। टेक 4 पील potato pebbles and scoops each one out to make a potato cup. One of these potato cups should not be made from the boiled potato. Put each potato in its through contained water. Now पहला में दे रखा है कीप कप ए एम्प्टी, हमें एम्प्टी रखना है। ठीक है, पुट 1 टेबलस्पून शुगर इन कप बी, एक शुगर डालनी है 1 टेबलस्पून। ठीक है, नेक्स्ट में डालनी है हमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालनी है, और 1 टेबल स्पून में क्या करना है, हमें शुगर डालना है बॉइल्ड पोटैटो में। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है देख लेते हैं। कीप दीज 2 आवर्स, हमें 2 घंटे के लिए रखना है इसे। अब इसे चारों पोटैटो कप्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्ड इन द हॉट पोजिशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बी और सी में वाटर जो है वो गैदर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर जो एंटर कर रहा है पोटैटो में ही, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है हायर है। ठीक है, तो वाटर क्या कर रहा है, मूव इनसाइड बाय द ऑस्मोसिस, मूव कर रहा है किससे,
ऑस्मोसिस प्रोसेस से मूव कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, बी और सी में क्या हो रहा है, पोटैटो क्या हो रहा है, वाटर गैदर्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। ए पोटैटो क्यों ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल को क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है। नो वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होल्ड आउट पोर्शन ऑफ द ए एंड डी। क्यों गैदर नहीं हुआ, पहली बात तो बॉइल्ड पोटैटो था डी वाले में, तो बॉइल्ड पोटैटो में वाटर का आना मतलब ही नहीं बैठता है। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होएगा ही नहीं, और ए जो था वो एम्प्टी था, उसमें इसीलिए पानी नहीं आया। ठीक है, इतना क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स बॉडी एंड व्हाट टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेमाइट्स। तो अब आपको दो चीज़ बतानी है, कौन से टाइप का सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। सबसे पहले ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें मोटोसिस का यूज़ होता है। वो मोटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, दो टाइप के होते हैं सेल, जिससे सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, और माइटोसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, ग्रेमाइट्स का। ठीक है, क्लियर है। तो दो टाइप्स के सेल डिवीजन आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर जो है इस एक्सरसाइज से क्लियर हो गया होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी। आप मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड लर्न विद शेफाली का जो फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।